नमस्कार बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में आपको 80% प्लस मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सीरीज है और इस क्रम में हम आपके सामने ले आए हैं कक्षा 10 अर्थात मैट्रिक परीक्षा के साइंस विषय 2014 एनुअल एग्जामिनेशन का बहुवैकल्पिक प्रश्न। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए हम लोग प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयास करें। सवाल है आपके सामने कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आप देखिए, इसमें से जो नरम लोहा है आपका नरम लोहा, इसमें उच्च चुंबकीय संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो जैसे ही नरम लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी नरम लोहा में, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा। शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा यह। और विद्युत धारा के प्रवाह को यदि बंद कर दिया जाए तो ये इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। इसलिए जब अस्थायी चुंबक बनाना हो तो नरम लोहे का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है तमाम ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन होगा सी। सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह एक तो कौन सी धारा होती है और कितने वोल्ट की होती है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसके विकल्प को आप पकड़ सकते हैं कि घरों में जो आपूर्ति होती है वह प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा AC, जिसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा है। और सबसे बड़ी बात कि यह 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि बड़ी दूरी से भी यदि आप इसको ले आएंगे तो ऊर्जा की हानि कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी आवृत्ति जो है, कभी कभार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आवृत्ति के विषय में। तो आवृत्ति इसकी 50 हर्ट्ज होती है। घरेलू विद्युत धारा जो है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। वोल्ट 220 धारा कौन सी? तो प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें आप ऑप्शन यदि अध्ययन करेंगे तो सी ऑप्शन फिट बैठता है, 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा। आप तीसरे सवाल पर गौर करिए। सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है और वह है आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। आप देखिए, इसमें से जो
रेटिना है, रेटिना क्या काम है रेटिना का? तो यह रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील एक पर्दा है आंख में। अब जब नेत्र लेंस से प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक होता है, वास्तविक जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो रेटिना भी तो एक पर्दा है। तो इस पर्दे पर ये वास्तविक रूप में उतरता है, लेकिन उतरता उल्टा है। और बाद में इसी चित्र को रेटिना में जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिका चित्र को प्रकाश संकेत में जो ये चित्र होते हैं उसको विद्युत संकेत में बदल देता है। किस संकेत में? विद्युत संकेत में बदल देता है। और फिर तंत्रिकाओं के माध्यम से ये मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके समझ लेते हैं। तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन होगा बी। अब आपके सामने सवाल है कि एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपको दूरी बिंदु पूछ रहा है। दूरी बिंदु, निकटतम बिंदु तो आप जानते हैं, पहले से भी ये सवाल पूछा गया परीक्षा में, वो 25 cm होता है निकटतम बिंदु। लेकिन दूरी बिंदु तो आप देखिए, एक स्वस्थ मानव जो है, एक स्वस्थ मानव जो कि जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना तनाव के और बिना किसी लेंस के, आप देखिएगा कि वो चंद्रमा भी देखते हैं, तारे भी देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि कोई रुकावट न हो तो एक स्वस्थ मनुष्य अनंत तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। तो डी इसका ऑप्शन होगा। निकटतम पूछे तो 25 cm और दूर बिंदु पूछे तो अनंत। सवाल है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढिए। तो आप ध्यान यदि देंगे कि जीवाश्म ईंधन है क्या भाई, तो जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। मान के चलिए, ये बना कैसे है, तो करोड़ों वर्ष पहले ये जीव थे, पेड़ पौधे थे, ये दब गए और इनका परिवर्तन जो है कोयला और पेट्रोलियम के रूप में हुआ। लेकिन अपने जीवन काल में जब ये पेड़ पौधे या जीव जंतु थे, तो
सूर्य के प्रकाश से ही तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा संचित किया, वही ऊर्जा जीवित रहने के दौरान इन चीजों में सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया से इसमें ऊर्जा संचित हुई, जो आज हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो मूल स्रोत इसमें क्या हो गया भाई? वास्तविक स्रोत क्या हो गया? वो सूर्य हो गया, सी। सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था 1831 में माइकल फैराडे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। इसी से विद्युत चुंबकीय प्रेरक के रूप में जनरेटर, ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों का इजाद हुआ। इसमें होता क्या है कि किसी गतिशील चुंबकीय क्षेत्र की मदद से किसी कुंडलित चालक में विद्युत धारा कराई जाती है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। क्या? कि कोई गतिशील चुंबकीय क्षेत्र की मदद से किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न कराई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। इसमें माइकल नहीं दिया है, केवल फैराडे दिया है। सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? कौन सा दोष होता है? तो देखिए, इसका एक साधारण सा ट्रिक है। ये कह रहा है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो आप समझिए दूरदृष्टि दोष। ये कहे दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो आप समझिए निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल उल्टा रिलेशन है इसमें। तो इसमें दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। इस पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जो रेटिना होता है ना, और रेटिना से पीछे बनता है, दूर, रेटिना से दूर, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। आइए इसका चित्र देखते हैं हम लोग। इस चित्र में देखिए आप, ये रेटिना है, यहाँ पर ये रेटिना है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पीछे, दूर, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुओं को देखना कठिन हो जाता है। इसके निवारण के लिए आप देख पा रहे हैं चित्र में उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का चश्मा बना होना चाहिए। उत्तल लेंस के चश्मा से इसका निवारण हो सकता है। और देखिए एक बार फिर से प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित
हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा ए, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए सवाल है कि एक समीकरण दिया गया है आपको, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिकारक है और एकल अभिकारक है। इसको जब गर्म किया जा रहा है, मतलब ऊष्मा दिया जा रहा है, तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा है, बट जा रहा है, अर्थात वियोजित हो रहा है या अपघटित हो रहा है। तो चीज़ें स्पष्ट है इसमें अपने आप कि ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन न रहे, अपघटन भी दिया रहे तो चलेगा। अपघटन अभिक्रिया, एक अभिकारक है, दो उत्पाद में टूट गया, तो ये वियोजन है, मतलब टूटने वाली अभिक्रिया। तो आंसर इसका क्या होगा, ए, वियोजन। सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट अर्थात खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जी हो, साग सब्जी, साग सब्जियां या कचरा, ये सब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अपघटित होता है, मतलब सड़ता गलता है, सड़ता गलता है, और ये खाद या कंपोस्ट के रूप में बदल जाता है, खाद या कंपोस्ट के रूप में बदल जाता है। तो जब यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है तो इससे वातावरण में ऊष्मा भी मुक्त होता है, ऊष्मा मुक्त होता है, ऊष्मा मुक्त होता है वातावरण में, या उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकले या उत्सर्जित हो ऊष्मा, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन आपके लिए सटीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, ये सब तो यौगिक है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब यौगिक है, लेकिन विजातीय ढूंढना है आपको। तो चूना पत्थर आपको देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ए आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बी खड़िया जो है यह भी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, सी संगमरमर यह भी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, डी यदि विकल्प को आप गौर करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप पहले भी पिछले परीक्षा के क्वेश्चन में देखे हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaSO4 ½ H2O,
ये क्या हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ जल के अणु को हेमी हाइड्रेट पढ़ते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो जाने के कारण ये विजाती है, मतलब डी इसका ऑप्शन है सही। सभी कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम सल्फेट है। सवाल है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन, मतलब क्षारीय विलयन का मान देता है। इससे संदर्भित प्रश्न आपको पिछले परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आप देखिए कि पीएच स्केल में 7 से बड़ा मान जो होता है वो क्षारीय विलयन को दर्शाता है, 7 उदासीन है, और 7 से छोटा मान जो है वो अम्लीय विलयन को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है 2 अम्लीय होगा, 7 उदासीन होगा, 6 अम्लीय होगा, लेकिन जो 13 है वो क्षारक विलयन को दर्शा रहा है। तो डी इसका आंसर हुआ। सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसमें हैलोजन समूह का एक तत्व है, हैलोजन समूह का एक तत्व क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कमरे के ताप, जिसको सामान्य ताप भी कह सकते हैं, ताप जो सामान्य हो और सामान्य दाब पर, ये जो सामान्य ताप और दाब है, इस सामान्य ताप और दाब पर ये ब्रोमीन जो एक अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, द्रव अवस्था में रहता है। अब यही धातु यदि पूछ दिया जाता, धातु, तो ये पारा होता। पारा भी द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर, और ब्रोमीन भी रहता है। और धातु पूछे तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो पारा। कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा प्लस टीन मिला दीजिएगा तो बनेगा क्या, सोल्डर बनता है। सोल्डर जो कि टाँका लगाने के काम में आता है, टाँका लगाने के काम में आता है सोल्डर, जो कि रेडियो टीवी मैकेनिक को देखे होंगे, इस तरह से पिघला के तार को वो टाँका लगाता है। मोबाइल में भी इसका यूज किया जाता है। सवाल है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। आप यह जानिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु क्रमांक 8 हो गया। तो इसमें इसका जो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये बगल के ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के अणु से, परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तरह से द्विआबंध बन जाता है, द्विआबंध।
डबल बॉन्ड कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान है दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच, तो द्विआबंध बन जाता है। तो कितने आबंध पाए जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, तो 2 आबंध पाए जाते हैं। देखिए सवाल, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता जो पेड़ पौधों आदि के बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है, उसको उपभोक्ता बोलेंगे। तो आप देखिए इसमें से ए ऑप्शन है हरे पौधे, ये भी उत्पादक हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये अपना भोजन बना लेते हैं, हरे पौधे। नील हरित शैवाल ये भी उत्पादक हैं, ये भी उत्पादक हैं। क्यों भाई? तो ये भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना लेते हैं। और फिर फूल और पत्ते ये भी उत्पादक हैं। क्यों भाई? तो ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। तो जो खुद से अपना भोजन तैयार कर ले प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, उसको तो उत्पादक बोलेंगे। लेकिन इसमें एक जंगली जानवर है, ये उपभोक्ता है। क्यों भाई? तो ये पूरी तरह से जो जंगली जानवर है, जो शाकाहारी होगा, वो पौधों पर निर्भर करता है भोजन के लिए, और जो मांसाहारी है वो जंगली जीव जो है उस पर निर्भर करेगा। अर्थात इनकी निर्भरता दूसरे पर है, इसलिए ये उपभोक्ता कहलाएगा, उपभोक्ता। तो आंसर क्या होगा? जीव, जंगली जीव या जंगली जानवर बोलिए, जंगली जानवर ये उपभोक्ता है। सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, तो आप जानते हैं कि कवक अर्थात फंजाई, फंगी, कुछ भी कहिए, ये कवक जो है इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में। तो ये अपने भोजन के लिए पूरी तरह से मृत जीवी पर निर्भर करता है। ये जो मृत जीवी हैं, जिसमें कि मृत पौधे, जीव जंतु, इनमें जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ क्या हैं मृत पौधे, मृत जीव जंतुओं में? तो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन चीजों को कवक एंजाइम के माध्यम से घुलनशील बनाकर अवशोषित कर लेता है।
इसलिए कवक को प्रकृति का सबसे बड़ा अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक। देखिए सवाल कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। पिछले परीक्षाओं में भी यह सवाल पूछा गया है। आप इसके ऑप्शन को देखिए, अमीबा, मलेरिया जीवाणु और ये पैरामीशियम, इस सब का द्विखंडन होता है, जबकि इसमें जो यीस्ट है, यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में मुकुलन होता है। मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। मुकुलन यीस्ट में और हाइड्रा में भी पढ़े थे, क्या होता है, मुकुलन होता है।